वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल फिजिक्स सबोर। आज का क्लास आपका स्टार्ट होने के लिए जा रहा है असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो चलिए देखते हैं असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। According to scientists, व्हीटस्टोन when current cross through the galvanometer, then it is called unbalanced व्हीटस्टोन ब्रिज। तो गौर करेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट व्हीटस्टोन व्हेन करंट क्रॉस थ्रू द गैल्वेनोमीटर देन इट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अनबैलेंस्ड में गैल्वेनोमीटर से करंट प्रवाहित होता है। देखिए गैल्वेनोमीटर एक धारा सूचक यंत्र है, वह धारा की उपस्थिति को बताता है। अब अगर जो धारा की उपस्थिति बताए और वो खुद धारा लेने लग जाए तो ये तो अनबैलेंस्ड पोजीशन में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझ सकते हैं कि पुलिस का काम है चोर को पकड़ना। पुलिस का काम है चोर को पकड़ना। अगर पुलिस खुद चोरी करने लग जाए तो समाज के लिए ये तो अनबैलेंस्ड पोजीशन में आ गया। तो यही बात है। उसी तरह से हमारा जो यहाँ पर है गैल्वेनोमीटर का मुख्य काम है धारा को बताना और वो खुद धारा लेने लग जाए तो ये अनबैलेंस्ड पोजीशन में आ जाता है। इसे ध्यान से अपने मस्तिष्क में डाल लीजिए इस बात को कि अनबैलेंस्ड पोजीशन में गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होती है और अगर बैलेंस्ड पोजीशन में होगा तो गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होगा। ओके, तो चलते हैं इसका हिंदी में इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। वैज्ञानिक व्हीटस्टोन के अनुसार जब गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होती है तो इसे असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। चलिए भाई यहां तक तो आपका क्लियर हो गया कि असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित होगी। अब बात यहां ये हुआ कि असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज से कितना धारा प्रवाहित होगी। तो इसके लिए हम अब आप लोगों को एक व्यंजक ड्राइव करके आपको बताते हैं कि एक असंतुलित अवस्था में गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित होगी। तो चलिए इसको पहले अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और इसके बाद हम अगला टॉपिक दे रहे हैं गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक का नाम देते हैं असंतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित धारा। अर्थात असंतुलित अवस्था में व्हीटस्टोन ब्रिज के गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित होता है
उसके लिए हम यहाँ पे ड्राइव करेंगे, एक डेरिवेशन लाएंगे। तो चलिए इंग्लिश में टॉपिक का नाम दीजिए करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर ऑफ अन अनवाइलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो चलते हैं यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ने के लिए और ध्यान से एकदम बारीकी से एक एक बात को समझते हुए आगे को बढ़िए। यहाँ पर सबसे पहले हम व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर को तैयार कर रहे हैं। ये प्रतिरोध आपका P हो गया, Q हो गया और ये R और ये आपका S हो गया। यहाँ पर एक सेल जुड़ा हुआ है। आपको सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के डिफिनेशन में ही हम बता दिए हैं कि चार प्रतिरोध को चतुर्भुज के चार भुजाओं पर इस प्रकार स्थापित करते हैं कि दो शीर्ष कोनों के बीच में गैल्वेनोमीटर तथा शेष दो शीर्ष कोनों के बीच में अगर सेल लगा हुआ रहता है तो ये संपूर्ण व्यवस्था हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में अब गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित होगा, इसी के लिए हम यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये सेल लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, बैटरी से I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ध्यान दीजिए, जब भी कभी भी किसी परिपथ को हम जितना करंट दें और वापिस उसको वहीं पर उतना ही धारा पहुंचा दें तो वो मेरा करंट का सप्लाई जो है वो एक सही तरीका होगा और वो सही प्रोसेस होगा। अगर हम यहाँ पर I से निकालें और परिपथ में I एम्पियर का करंट दें और वापिस हम I नहीं कर पाए तो वो गलत हो जाएगा। इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो इस जगह पर जो है इस बात का ख्याल रखिए। तो I एम्पियर की धारा A बिंदु पर आने के बाद, चलिए इसका नाम दे दीजिए A B C D। चलिए A B C और D। A बिंदु पर आने के बाद करंट दो पार्ट में बढ़ जाता है। यहाँ पर देखिए करंट KCL लॉ लागू हो रहा है, किरचॉफ करंट लॉ इस जगह पर दो भाग में बढ़ गया। अगर इधर आपका I1 करंट फ्लो हो रहा है तो आपका AD में कितना करंट फ्लो होगा, तो I माइनस I1 करंट फ्लो होगा। चलिए यहाँ गैल्वेनोमीटर ले लेता है करंट, तो IG ले लिया गैल्वेनोमीटर। तो अब बताइए कि आपका BC में कितना करंट सप्लाई होगा, तो I1 माइनस IG। और इसी तरह से आपका DC में करंट कितना सप्लाई होगा, तो इसका इधर से आपका IG हो जाएगा और इधर से आपका I माइनस I1, तो ये टोटल मिलके हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। और इस तरह से आपका ये DC में करंट सप्लाई होगा। फिर आप देखिए ये वाला करंट और ये वाला करंट मिलकर के आपका I जो है प्राप्त हो जाता है, क्योंकि I1 माइनस IG और प्लस कीजिएगा I माइनस I1 प्लस IG, तो IG कट जाएगा, I1 कट जाएगा, बचेगा कितना, आपका I ही बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने I डाला और वापस भी हमने I प्राप्त किया। तो इसका मतलब करंट परिपथ में एक उचित तरीके से लगाया गया है और एक उचित तरह से करंट का हम यहाँ पर बंटवारा कर दिए। आप इसको ध्यान से देखिए। इसी टॉपिक को हम व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है संतुलित अवस्था में एक एक डायग्राम को तोड़ तोड़ करके हम बताए हैं। प्लीज आप पिछला वाला वीडियो जरूर देख लें, जिसमें आपको एकदम सेम फिगर लिए हैं, एक जरा भी अंतर नहीं किए हैं। इसलिए आप इसका पिछला वीडियो को एकदम संपूर्ण देख लें, जिससे आपको समझने में और ज़्यादा आसान लगेगा। तो चलिए यहाँ तक तो हमने सारा बात आपको क्लियर कर दिया। अब देखिए यहाँ पर तो ये KCL लॉ के द्वारा हमने सारा काम कर दिया, करंट का सप्लाई कर दिया सारे रेसिस्टेंस में। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि KVL लॉ लागू जब होगा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ जब लागू करेंगे, तो ये जब भी लागू होता है तो क्लोज्ड सर्किट के लिए लागू होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमेशा जब भी लागू होगा तो हमारा क्लोज्ड सर्किट के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्लोज्ड सर्किट को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हो। इस तरह से छोटा सा फिगर हम बना रहे हैं। यहाँ पर A यहाँ है, यहाँ B है और ये आपका D हो गया। यहाँ पर आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा है और करंट लेता है ये IG।
और इस जगह पर एक रेसिस्टेंस जो लगा हुआ है, ये इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू P है और ये करंट ले रहा है आपका I1। और इस जगह पर आपका एक रेसिस्टेंस और लगा हुआ है जो ये इस फिगर में देख रहे हैं, ABD, ए की बात कर रहा हूं मैं। और इस जगह पर ये S रेसिस्टेंस है और इसमें करंट सप्लाई हो रहा है I माइनस I1। तो इस तरह से आप यहाँ सबसे पहले इस छोटे से सर्किट में आप देख लीजिए कि करंट कितना सप्लाई हो रहा है और इसके बाद रेसिस्टेंस कौन कौन सा है। तो इसको हम एक क्लोज्ड सर्किट ले लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे आप इनक्लोज्ड लूप, आपका नाम दे दीजिए, यहाँ पे नाम दे दीजिए ABDA, इनक्लोज्ड लूप ABDA। तो इसमें आपको जो है किरचॉफ का सेकंड लॉ जो केवीएल लॉ है उसको लागू कर दीजिए। और वो लॉ क्या कहता है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। लेकिन शर्त है इनक्लोज्ड सर्किट, शर्त यह है कि हमारा सर्किट कैसा होना चाहिए, तो बंद परिपथ के लिए ऐसी बात होती है। इसलिए यहाँ पर देखिए ABDA, इसको हम लोग क्लोज सर्किट में ले लिए। चलिए यहाँ पर देखिए, अब I1P आपका धारा हो गया I1 और P हो गया आपका रेसिस्टेंस। तो करंट I1, P रेसिस्टेंस, तो I1P और उसके बाद प्लस IG और ये आपका हो गया G। इसके बाद देखिए AB में करंट आपका I1 और इसमें आपका IG हो जाएगा। इसके बाद बताइए यहाँ पर AD का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा I माइनस I1 इंटू S इक्वल टू आपका हो गया 0, क्योंकि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है इन क्लोज्ड सर्किट। तो इस जगह पर आप इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। लेकिन अब देखिए, पहले तो हम लोग कर देते थे, पिछले वाला वीडियो में होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस पोजीशन में था तो उस वक्त IG का वैल्यू आपका कितना हो जाता था, 0 हो जाता था। और हम आसानी से IG का वैल्यू 0 रख कर करके इक्वेशन फर्स्ट हमने तैयार कर दिया। इस बार तो ये खुद कह रहा है कि हम तो खुद करंट लेते हैं, आप इस बार हमको 0 नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर IG का ही तो वैल्यू निकालना है कि गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। लेकिन पिछले वाले में क्या था, बैलेंस पोजीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज था, गैल्वेनोमीटर धारा नहीं लेता था, इसलिए IG का मान हमने 0 किया था। यहाँ हम IG का वैल्यू 0 नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, जब IG का वैल्यू हम 0 नहीं कर सकते हैं तो हम किसके लिए तैयार करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, हम तो तैयार करेंगे IG के लिए ही फॉर्मूला तैयार मेरा होगा, IG के लिए फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर अब गौर कीजिएगा, इस जगह पर हमारा मुख्य मकसद है I1 का वैल्यू ज्ञात करके इक्वेशन 1 प्राप्त करना। अब फिर जब हम ये वाला सर्किट लेंगे BCDV, इस वाले सर्किट में हम उसी I1 का वैल्यू को पुट कर देंगे और इसके बाद लास्ट में फाइनल जो है IG के लिए एक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। फार्मूला बहुत बड़ा होगा, लंबा होगा, आप भी देखेंगे। इस फार्मूले को याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप ड्राइव करने के लिए आप जरूर इसको सीख लीजिए कि किस तरह से हम IG का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए, इस जगह पर IG का वैल्यू हम निकालने के लिए जा रहे हैं। तो ये आपका पहले तो I1 का वैल्यू ही हमारा निकालना मकसद है। तो सबसे पहले I1P प्लस IgG, इसको गुना मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस S गुना I कीजिएगा तो माइनस IS, और माइनस माइनस प्लस तो I1 इंटू S इक्वल टू आपका हो गया 0। ये दोनों से देखिए I1P और I1S, I1P और I1S से सबसे पहला काम कीजिए, I1 कॉमन लेकर के यहाँ पे P प्लस S कर दीजिए। और यहाँ पर जो माइनस वाला टर्म है माइनस IS, उसको इक्वल टू के उस साइड लेकर के चले जाइए और राइट हैंड साइड लेके जाइएगा तो माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। यहाँ पर IgG ये आपका जो है माइनस में हो गया। इस तरह से आपका अब I1 बराबर हो जाएगा IS माइनस IgG, बाई नीचे हो गया आपका P प्लस S। तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन फर्स्ट आपका प्राप्त हो जाता है। आप ध्यान से देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट को हमने कैसे लाया, ठीक है, और देखिए इसको, समझिए इसको अच्छे तरीके से। और जो नए बच्चे हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
लाइक कर लीजिए, कमेंट लिखिए। अगर कहीं पर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें बोलिए, कमेंट लिख करके भेजिए, हम उसका आपको जवाब देंगे और हम उसको बताएंगे। लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। इतना मेहनत आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं तो आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी पढ़ करके समझ करके अगर जहाँ दिक्कत होगा वहाँ उसके बारे में आप हमसे ज़रूर बात कीजिए, ज़रूर कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट लिखने के बाद हम बढ़ते हैं इनक्लोज्ड लूप BCDB के ओर। इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद चलिए यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त करने के बाद अब हम जानते हैं एक क्लोज्ड लूप लेते हैं। इनक्लोज्ड लूप का नाम दे दीजिए अब BDCB या ऐसे भी कर सकते हैं BCDB ही बोल सकते हैं इसको। जहाँ से स्टार्ट कीजिएगा वहाँ जरूर क्लोज कीजिएगा। अगर B से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बोल रहे हैं BCDB, यहीं पर क्लोज किए। अगर यहाँ C से स्टार्ट करेंगे CDBC, यहीं पर क्लोज करेंगे। जहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लोज भी वहीं पर करना है। तो इनक्लोज्ड लूप BCDB में अब यहाँ पर आपको उसी लॉ का पालन करना है। तो ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया और यहाँ का नाम आपका B हो गया और इस जगह पे D हो गया। इसमें एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और इसका नाम R हो गया। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I माइनस I1 प्लस IG। इसमें तो आपको पता ही है गैल्वेनोमीटर में IG धारा प्रवाहित हो रहा है और इसका नाम R हो गया। यहाँ पर Q है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I माइनस IG। तो चलिए ये तो आपका पहले वाला, इसी फिगर का कटिंग हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और अब आपको क्लोज लूप में जो है आपको KVL लॉ लागू कर देना है। और KVL लॉ के अनुसार से आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक डायरेक्शन में दोनों जा रहा है, इधर से आया इधर गया और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये दोनों आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो IG और यहाँ पर G से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो IG हो जाएगा। फिर प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू R और इसके बाद माइनस। ये माइनस क्यों होता है इसके बारे में आपको डिटेल से एक एक बात को हम क्लियर किए हुए हैं पिछले वीडियो में। आप जरूर उस वीडियो को देखें और वो वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस्ड पोजीशन का शर्त ही आपका एग्जाम में जो है जितनी भी सारे स्टेट लेवल का एग्जाम है, चाहे झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, स्टेट लेवल में जितने भी बोर्ड है सब उसी को पूछता है। ये अनबैलेंस्ड पोजीशन जो है एग्जाम में नहीं पूछता है। लेकिन ध्यान रखिए इसको कि जो चीज़ वहाँ पढ़ते हैं उसी चीज़ को यहाँ पर भी उसी पर आधारित सारा बात है। लेकिन एग्जाम में नहीं पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि हम इस चीज़ को नहीं जाने और इस चीज़ को नहीं समझे, क्योंकि बच्चे के मस्तिष्क में जो है ये बात तो उपज जाता है कि गैल्वेनोमीटर से धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो उसमें IG का वैल्यू 0 और बीच वाला रेसिस्टेंस को हम हटा देते थे। लेकिन बच्चा सब बोलता है कि सर यहाँ पर जो है एक प्रतिरोध अगर रहता और मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में नहीं रहता तो क्या करते। क्योंकि ये बच्चों के मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है और उस प्रश्न का समाधान आप देखिए कि गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित कर सकता है ये इन सारे रेसिस्टेंस के रहते हुए भी। और इनके अलावा भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी जानेंगे इस पर आधारित, तो ध्यान से इसको आप पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अनबैलेंस्ड पोजीशन पर अगर आपका न्यूमेरिकल पूछ देता है तो वो 5 नंबर में पूछ देता है। 2018 में भी जो है एक क्वेश्चन को पूछा गया था अनबैलेंस्ड पोजीशन पर और उस समय न्यूमेरिकल में डाल देता है, लेकिन इसको प्रूविंग तो नहीं पूछता है। लेकिन आप इसको प्रूव करने के लिए जब तक नहीं जानेंगे तब तक उनके सारे बात को नहीं जान सकते हैं और ये ज्ञान जो है आधा आधा ज्ञान हो जाएगा, कचरा वाला ज्ञान हो जाएगा। इसलिए संपूर्ण ज्ञान को आप हासिल कीजिए। तो I माइनस I1 प्लस IG इंटू R और यहाँ पर इसको हम ले रहे हैं माइनस में I1 माइनस IG और इंटू Q इक्वल टू आपका हो गया 0।
तो ये तो हमारा परिपथ हो गया। आप देख लिए परिपथ को हम किस तरह से सजा लिए। अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं जिससे आपको बताने में सुविधा होगा, क्योंकि लंबा इक्वेशन चलेगा। सबसे पहला चीज यहाँ पर आई जी प्लस, ध्यान दीजिए आर से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई इंटू आर माइनस आई वन इंटू आर प्लस आई जी इंटू आर। फिर देखिए यहाँ पर क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आई वन इंटू क्यू, अब प्लस माइनस माइनस प्लस हो रहा है यहाँ पे आई जी इंटू क्यू इक्वल टू आपका हो गया 0। अब जहां जहां आई जी है वहां से आप आई जी को कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ आई जी है, यहाँ आई जी है और एक में यहाँ आई जी है, कुछ नहीं आई जी कॉमन ले लीजिए। इसमें बचा जी, इसमें आर प्लस आर और इसमें बच रहा है आपका क्यू। तो चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका आई इंटू आर है, तो यहाँ प्लस में आई इंटू आर, और जहां I1 है इसका I1 आप माइनस I1 कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें बच जाएगा Q और इसमें बच जाएगा आपका R इक्वल टू आपका हो गया 0। एकदम ध्यान से देखिए एक एक बात को। तो इस तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप देखिए, फिर से देख लीजिए। इस जगह पर जितने जगह पर IG था सब जगह से IG हम कॉमन ले लिए और इसमें G बचता है। इसमें आपका एक में कितना बच रहा था, R आई जी जी, उसके बाद आई जी आर, ये सेकेंड वाला टर्म है और ये थर्ड वाला आपका ये हो गया। तीनों में जहां टिक लगाए हैं उसी को देखिए, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड सब में ले लिए आई जी बाहर, जी प्लस आर प्लस क्यू। इसके बाद बाकी बच रहा है आपका आई आर, बाकी ये दोनों जो आई वन जिसके साथ छिपा हुआ था उससे आई वन कॉमन ले लिए, क्यू प्लस आर आपका यहाँ तक आपका क्लियर होता है। तो चलिए अब आप कर क्या सकते हैं इस जगह पर, अब आप इतना कर सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में जो है जो वैल्यू है आपका I1 का उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो आई जी इंटू जी प्लस आर प्लस क्यू इंटू प्लस आई इंटू आर माइनस I1 का वैल्यू कितना है आप देखें कॉपी में, आई एस माइनस आई जी जी बाय नीचे हो गया P प्लस एस, ये आपका वैल्यू है I1 का। तो पहले हम I1 का वैल्यू लिख दिए और इधर मल्टीप्लाई में आपका Q प्लस R आपका ज्यों का त्यों रह गया इक्वल टू 0। आप इसको इस तरह से लिख दें, P प्लस एस जो है आपका नीचे रह गया और ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका वैल्यू जो रखाया I1 का ये इक्वेशन फर्स्ट से रखाया है। तो चलिए यहाँ तक आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जो है इसको अब सिर्फ कैलकुलेट करना है और यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर एडिशन इसके साथ सब्ट्रैक्शन, और बाकी जो है भिन्न का जोड़ जो बनाते हैं आप लोग उसी अनुसार से इसको आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम आगे ही बढ़ते हैं। इसी में आप लिख लीजिए यहाँ तक, और लिखना भी आसान है। YouTube पर आप वीडियो जब देखेंगे तो इसको आप आसानी से वीडियो को रोक करके के भी आप लिख सकते हैं, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हो गया 1 PS का एलसीएम, देखिए कितना आता है 1 PS का एलसीएम, तो PS ही आएगा। और अब बताइए 1 से डिवाइड कीजिएगा P प्लस एस में तो P प्लस एस होगा, और जो ऊपर वाला टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई जी इंटू जी प्लस आर प्लस क्यू इंटू P प्लस एस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर 1 से डिवाइड कीजिए P प्लस एस में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई इंटू आर प्लस ये हो गया आपका P प्लस एस, और यहाँ पर आपका खुद P प्लस एस है, जब इससे डिवाइड करेंगे इस टर्म में तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा आई एस माइनस आई जी जी इंटू क्यू प्लस आर। देख लीजिए यहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए हम थोड़ा सा सीधा कर देते हैं और पहले इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं और इसके इक्वल में आपका 0 है, सबके इक्वल में आपका 0 हो जाता है। तो ध्यान से देखिए इसको। अब मैं नीचे वाला पॉइंट को मिटा सकता हूँ, तो चलिए। तो अब यहाँ पर आपको देखने की बात इस जगह पर ये है कि हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म को लिख रहे हैं ऊपर वाला G प्लस आर प्लस क्यू इंटू पी प्लस एस, और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर हो गया I इंटू आर, इधर हो गया P प्लस एस। इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस आई एस को क्यू आर से गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा
आई एस मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, तो ये हो जाएगा क्यू प्लस आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई जी जी इंटू हो जाएगा क्यू प्लस आर, और बाय नीचे आपका यहाँ पर P प्लस एस पहले से ही है, और इसके इक्वल में आपका जीरो हो जाता है सबके नीचे में। अब देखिए P प्लस एस को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक बात है कि जीरो हो जाएगा, तो एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, बस आप इतना समझ जाइए कि नीचे वाला है जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो आपका वो टर्म आपका हट जाता है, और ये आपका इतना जीरो के बराबर है। अब यहाँ पर गौर कीजिए, आई जी यहाँ पर इसके साथ तो है ही, एक आई जी यहाँ पर भी है, हमें निकालना आई जी का ही वैल्यू है। गौर कीजिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा तो है, लेकिन घबराने की बात नहीं, बहुत इजी है, सिंपल जो है आपका भिन्न का जोड़ का प्रयोग किया जा रहा है, एकदम आसान है। अब यहाँ आई जी का वैल्यू, ये इतना सारा तामझाम जो किया जा रहा है सिर्फ आई जी का वैल्यू प्राप्त करने के लिए, सिर्फ आई जी का मान निकालने के लिए इतना किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ आई जी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आई जी इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं, ये वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म में देखिए आपको आई जी नजर आ रहा है, तो जब हम आई जी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो छोटी ब्रैकेट पहले से ही है, मध्यम ब्रैकेट स्टार्ट किए, जी प्लस आर प्लस क्यू इंटू आपका पी प्लस एस हो गया, और इसका आई जी कॉमन ले लिए तो इसमें क्या बचता है आपका जी इंटू क्यू प्लस आर बच जाता है, और इसका ब्रैकेट बंद हो गया, और यहाँ पर क्या क्या बच रहा है आई आर इंटू पी प्लस एस, और इसमें बच रहा है माइनस आई एस इंटू क्यू प्लस आर इक्वल टू आपका जीरो बच रहा है। तो चलिए आप लोग इसको अच्छे तरह से यहाँ पे नोट कीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि जितने भी सारे टर्म हैं माइनस वाला टर्म को उधर भेजेंगे तो प्लस बन जाएगा। अब जरा सा गौर कीजिएगा, आई जी इंटू जी प्लस आर प्लस क्यू इंटू पी प्लस एस, और ये हो गया जी इंटू क्यू प्लस आर, और ये माइनस वाला टर्म को उधर भेज दिए तो ये तो प्लस बन गया आई एस इंटू क्यू प्लस आर। देखिए माइनस वाला टर्म को उधर भेज दिए प्लस हो गया, और ये वाला जो टर्म प्लस वाला है इसको भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा आई आर इंटू पी प्लस एस, आई आर इंटू पी प्लस एस। ये सब कैलकुलेशन अपने से भी आप कर सकते हैं, अपने से कीजिएगा तो ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि एक बार तो आप जरूर इसका प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से अब सिर्फ आई जी बचा, और यहाँ से हम आई जी का वैल्यू अब लिख सकते हैं आई एस इंटू क्यू प्लस आर माइनस आई आर इंटू पी प्लस एस, बाय नीचे हो गया आपका जी प्लस आर प्लस क्यू इंटू पी प्लस एस, और प्लस जी इंटू क्यू प्लस आर। ये आपका आई जी के लिए डेरिवेशन हुआ। एक बात का तो ध्यान रख लीजिएगा आप, ये है फॉर्मूला, देखिए कितना बड़ा है, याद रखना तो बड़ा मुश्किल है कि आप इसे याद भी कर ले एक एक टर्म को, तो इसे याद करना भी नहीं है, याद करना भी आपके लिए बेवकूफ़ी ही होगा, इसलिए याद तो करें ही नहीं इस टर्म को, बस आप इसको ड्राइव करने के लिए सिर्फ सीख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको आप कंप्लीट कीजिए, इसको पूरा का पूरा आप उतार लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ सवाल की ओर लेके चलते हैं और इसी पर आधारित हम कुछ सवाल देते हैं। चलिए यहाँ पर आप एक सवाल को देख रहे हैं, फाइंड द करेंट फॉलो इच नेटवर्क। नेटवर्क की प्रत्येक शाखा से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें अर्थात धारा ज्ञात करें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर एक रेसिस्टेंस और सेल का एक डायग्राम है, और यहाँ पर देखना है कि सारे नेटवर्क में, सारे परिपथ में किस तरह से करंट का फ्लोरा, कितना करंट प्रवाहित होता है सारे परिपथ में, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका सर्किट का पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये हो गया आपका डी, यहाँ हो गया आपका ई, और इस जगह पर मैं नाम दे रहा हूँ एफ का। तो सबसे पहला चीज ये आप देखिए कि करेंट का पहले आप डायरेक्शन बताइए कि कहाँ कहाँ करेंट कितना कितना फ्लो हो सकता है। तो सबसे पहले आप करेंट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, करेंट को पहले फैलाइए।
तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सेल अगर आई एम्पियर की धारा करंट देता है तो आई एम्पियर यहाँ चला, यहाँ भी आपका आई आया, इस जगह भी आपका आई आता है। तो आई आने के बाद अगर ए बी में करंट का फ्लो अगर I1 होता है, अगर ए बी में करंट I1 फ्लो होता है तो ए डी में कितना फ्लो होगा, तो I माइनस I1, I माइनस I1, क्योंकि I में I1 लेस हो जाएगा तो जो रेस्ट बचेगा आपका AD में करंट फ्लो होगा। इस जगह पर आने के बाद BD में करंट कितना फ्लो होगा, अगर BD तो यहाँ आकर के आपका नेटवर्क फिर चेंज हो रहा है, दो पार्ट में बट रहा है। अगर इसमें अगर आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है तो इस परिपथ में आपका I1 माइनस I2 करंट फ्लो होगा। इस तरह से आप ध्यान से देखिए, इस जगह से जो है आपका I माइनस I1 करेंट और इधर से आपका I2 करेंट, ये दोनों मिल करके आपका DC में जो करेंट फ्लो होगा I माइनस I1 प्लस I2, और इस तरह से इस पॉइंट पर आकर के दोनों करेंट मिल जाता है DC और BC का, और संपूर्ण मिलने के बाद देखिए ध्यान से I माइनस I1 प्लस I2 और प्लस ये वाला करेंट जो BC वाला करेंट है ये आपका I1 और माइनस I2, इस तरह से I1 I1 कट जाता है, I2 I2 कट जाता है और रेस्ट में बच जाता है आपका I करेंट। और इस तरह से आपने सेल से करेंट लिया था I और पुनः हमने सेल को पहुंचा दिया I करेंट। तो इस तरह से हमारा संपूर्ण परिपथ तैयार हो जाता है। इस तरह का हम करेंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज और आपका अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों में आपका हमने क्लियर किया, इसलिए आपको अब याद रखने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है आपका उसी पर आधारित होगा जो थ्योरी होगा। इसलिए आप सबसे पहले थ्योरी को आप 100% कंप्लीट करके तब इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरह से ध्यान से देखें। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग थ्योरी अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं और अब आप जो है सवाल बनाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए और सवाल को आप तैयार कीजिए। और इसमें आपको जो फाइंड क्या करना है कि AB में कितना करंट फ्लो होता है, तो AB में आपका I1 करंट, तो I1 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। उसके बाद आपको BC या BD में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कि ये चलिए I2 है, I2 का मान भी फाइंड करना है। BC में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो ये आपका I1 माइनस I2 है, तो इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। फिर आपका AD में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो I माइनस I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। फिर DC में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो ये आपका I माइनस I1 प्लस I2, इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। और लास्ट में आपका CEFI में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो चलिए भाई इसमें तो I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका भी वैल्यू फाइंड करना है। तो देख लीजिए सवाल 1, जवाब आपको देना है 2, 2 4 2 6 तरह का जवाब आपको यहाँ पर देना है। और यानी सारे परिपथ में आपको करेंट को बताना है, यही तो कह रहा है नेटवर्क की प्रत्येक शाखा से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर एक एक कर करके इसको आप नोट कर लीजिए कि हमें क्या क्या चीज़ ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए और अब चलते हैं ज्ञात करने के प्रोसेस पर। तो चलिए अब जो है हम इसको हटा रहे हैं और इसी जगह हम ज्ञात करने का प्रोसेस आपको हम एक एक कर करके सारे परिपथ में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्लोज्ड सर्किट लेंगे, इनक्लोज्ड सर्किट ABDA। अब ध्यान से देखिए फिगर में बैलेंस और अनबैलेंस में दोनों में आपको हम बता चुके हैं कि कैसे हम बंद परिपथ में सवाल को सॉल्व करते हैं। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका क्लोज्ड सर्किट तो है, इसमें आपका 10 ओम रेसिस्टेंस, ये आपका 5 ओम रेसिस्टेंस, ये आपका 5 ओम रेसिस्टेंस। इसमें करंट फ्लो I1 होता है, इसमें I माइनस I1 होता है और इसमें आपका करंट I2 फ्लो हो रहा है। नाम दे दीजिए ABD, इसीलिए हमने कहा ABDA, इनक्लोज्ड सर्किट ABDA। अब यहाँ पर जो है आपका KVL लॉ क्या कहता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। तो आप कीजिए यहाँ पर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल। तो सीधी दिशा में करंट आप देख रहे हैं ए बी और बी डी में है, इसका दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में होगा धारा प्रतिरोध का गुणनफल, और हम इसे आपका नेगेटिव ले सकते हैं। और आप तो हम पहले भी बताए हैं, अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हैं तो ये दोनों को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिए, जहाँ पर दो करंट आपका सीधी दिशा में, वही दोनों को पॉजिटिव ले लीजिए और इसको आप नेगेटिव ले लीजिए, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पाथ इसके पहले वाले वीडियो में हम सारे बात पर चर्चा कर चुके हैं, आप उस रूल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आपका धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हम यहाँ पे करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले 10I1 प्लस 5I2 माइनस, क्योंकि इसको तो एडी वाले को क्या करना है, माइनस लेना है, क्योंकि ये प्लस तो इसको आपको माइनस लेना पड़ेगा। 5 इंटू आई माइनस I1 इक्वल टू 0। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल शून्य के बराबर होता है। तो चलिए हम अब समीकरण तैयार करते हैं। तो 10I1 प्लस 5I2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5I और माइनस ये प्लस 5I1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर आप इसको सिस्टमैटिक ढंग से सजा लें। अगर पहले I1 लेते हैं, उसके बाद आप I2 ले लीजिए, लास्ट में आप I ले लीजिए, इसको आप सजा दीजिए। जहाँ जहाँ I1 है उसको एकत्रित कीजिए। 10I1 प्लस I1 ये आपका हो गया 15I1 प्लस 5I2 माइनस 5I इक्वल टू आपका हो गया 0। और यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि सब में 5 कॉमन आ रहा है। 5 कॉमन लीजिए तो ये हो गया 3I1 प्लस 1I2 अर्थात I2 माइनस 1। 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ से रेस्ट बचता है आपका I इक्वल टू 0। और इस तरह से 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू आपका 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका समीकरण 1 बन जाता है। तो सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, समीकरण 1 तक पहुंचिए। इसके बाद हम क्लोज्ड सर्किट पुनः एक बार ले रहे हैं। इसके बाद क्लोज्ड सर्किट जो है आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक रेसिस्टेंस 5 ओम और ये आपका I2 करंट, और इस परिपथ में जो आपका ये जो है आपका BC का रेसिस्टेंस का वैल्यू 5 ओम, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका I1 माइनस I2। और इस जगह पर ये वाला रेसिस्टेंस जो आपका 10 ओम है, 10 ओम रेसिस्टेंस के वैल्यू में रेसिस्टेंस और करंट का वैल्यू देखिए I माइनस I1 प्लस I2। इस तरह से BDCB क्लोज्ड सर्किट, जैसे आप यहाँ पर रूल का फॉलो किए थे, ठीक उसी तरह से आपको यहाँ भी फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इनक्लोज्ड सर्किट BDCB। फॉलो द रूल ऑफ KVL, अर्थात यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट में हम रूल फॉलो करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहले BD की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये सीधी करंट ले लेंगे, क्योंकि इसके एक के पीछे दूसरा लग गया, इसको अपोजिट में जा रहा है, इसको ये दोनों आपका पॉजिटिव होगा तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 5I2 प्लस 10 इंटू I माइनस I1 प्लस I2, फिर माइनस मिलेंगे हम यहाँ पे 5 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5I2 प्लस 10I माइनस 10I1 प्लस 10I2 माइनस 5I1 और प्लस 5I2 इक्वल टू 0। ये तो आप ध्यान से देखें इसको, और इसके बाद आप देखें इस जगह पर क्या होने वाला है। तो मकसद वही है हमारा, सबसे पहले I1 को एकत्रित कीजिए, फिर I2 को एकत्रित कीजिए, और लास्ट में आप I को एकत्रित कीजिए। तो सबको एकत्रित करने के बाद, कॉमन लेने के बाद हम इक्वेशन 2 तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं।
I1 को एकत्रित कीजिए तो 10I1 यहाँ नजर आ रहा है, एक यहाँ नजर आ रहा है, तो 10 माइनस 10I1 माइनस 5I1 ये आपका माइनस 15Y1 हो जाएगा। चलिए I1 का काम को खत्म कर रहे हैं हम यहाँ पर, और तो कहीं नहीं है I1 नजर आ रहा है। तो चलिए अब I2 का वैल्यू, तो 5I2 10I2 और यहाँ भी 5I2 नजर आ रहा है, 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ध्यान रखना है, I2 का वैल्यू लिख रहे हैं इस तरह से, प्लस में आपका हो गया 20I2। फिर से देखिए 5I2 10I2 और 5I2, तो 10 प्लस 5 15 प्लस 5 ये आपका हो जाता है 20I2। और लास्ट में आपको हम बताए हैं कि I को कंप्लीट कीजिए, I करेंट कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है, तो ये बेचारा ढीला है, इसको यहाँ पर आप लिख दीजिए 10I और लास्ट में इसको आप 0 के इक्वल कीजिए। तो इस तरह से आपका माइनस 15I1 प्लस 20I2 प्लस 10I इक्वल टू 0। और यहाँ से भी उसी तरह से कॉमन लीजिए 5 को। आप लोगों को लिखने में दिक्कत नहीं हो इसलिए मैं ऊपर वाला को मैं मिटा रहा हूँ, और आराम से देखिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट को अभी हम नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि सब सारे चीज़ का काम करने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 5 कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें बचा माइनस 3I1 प्लस 4I2 और प्लस 5 2 जा 10, इसलिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 और साथ में आपका I इक्वल टू 0 और 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 0 के नीचे जाने के बाद वो बचने वाला नहीं है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। और इस तरह से आपका समीकरण 2 तैयार हो गया। तो चलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट भी देखा, इक्वेशन सेकेंड को भी देखा, फर्स्ट भी देख लिए और सेकेंड भी देख लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक जगह पर मैं लिख दूँ दोनों समीकरण को, क्योंकि बाद में हमको काम पड़ने वाला है। 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0, और इक्वेशन सेकेंड आपका हो गया माइनस 3I1 प्लस 4I2 और प्लस 2I इक्वल टू आपका 0 हो गया। इसलिए मैं अब सारे टर्म को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, और सब टर्म को मिटाने के बाद अब मैं लूँगा क्लोज्ड सर्किट। अब दूसरा देखिए आराम से, आप लोग पढ़ाई घर में बैठ करके एकदम आराम से करें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। आधा अधूरा पढ़ने से, 2 मिनट 5 मिनट वीडियो देखने से आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है। और ये सब सवाल बड़ा लंबा सवाल है, 1 से 1.5 पन्ना 2 पन्ना तक जा सकता है, वो भी छोटा वाला में नहीं, बड़ा वाला पेज में 2 पेज तक चला जाएगा। इसीलिए आप इसको आराम से देखें। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड था, हमने 2 इक्वेशन तैयार कर लिया। अब हम चल रहे हैं इनक्लोज्ड सर्किट। इनक्लोज्ड सर्किट, सर्किट का नाम देखिए ABCEFA, ABCEFA। नीचे से ले लिए, ऐसे कर करके नीचे 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 करके यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो ये आपका इच्छा होगा तो आप नीचे वाले को क्लोज कर कर करके आप सिर्फ ABCEFA भी ले सकते हैं, और जो रूल यहाँ फॉलो करेंगे वही रूल उसके लिए भी फॉलो होगा। तो आपका ये ऑप्शन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नीचे ना ले करके आप ऊपर भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इनक्लोज्ड सर्किट ABCEFA। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैसा सर्किट है, ये भी देखना है आपको, तो देख लीजिए। यहाँ पर आपका ये आपका रेसिस्टेंस लग गया, ये फिर आपका 10 ओम का यहाँ भी रेसिस्टेंस, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ, और एक रेसिस्टेंस आपका यहाँ हो गया, फिर एक सेल भी लगा हुआ है, सेल को नहीं छोड़िएगा। 10 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस, ये आपका 10 ओम का रेसिस्टेंस है। यहाँ E है, यहाँ F है, इस पॉइंट पर A है, यहाँ D है, यहाँ C है। इस तरह से आप देखिए, इसमें I एम्पीयर की धारा फ्लो हो रहा है, इसमें ये 5 ओम रेसिस्टेंस, ये 10 ओम रेसिस्टेंस, और AD में करंट फ्लो हो रहा है I माइनस I1। हम एक एक फिगर को कटिंग कर कर करके आपको दिखा रहे हैं, जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत हो तो कमेंट में लिख करके बताएं,
तो हम आपको और इसको डिटेल से क्लियर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, अगर परिपथ में सेल लगा रहे, परिपथ में अगर सेल जुड़ा रहे, बैटरी जुड़ा रहे, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहाँ तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए पहले धारा और प्रतिरोध, तो 5I माइनस I1, लेकिन एक बात है, सारा करंट सीधी डायरेक्शन में है, यहाँ पर कोई उल्टा पुल्टा नहीं जुड़ा हुआ है कि एक इधर से बंटवारा होकर के उधर चला गया, इसलिए सबको प्लस में लीजिए। 5I माइनस I1 प्लस 10 इंटू I माइनस I1 प्लस I2, और इसके साथ यहाँ पर देखिए ये तो 10 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ पर प्रतिरोध एक और नजर आ रहा है। हमको हमेशा रेसिस्टेंस और करंट को देखना है पहले। तो यहाँ है 10 और इसके साथ जो करंट का मल्टीप्लाई होगा, ये I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, I यहाँ से निकला है I, तो 10I हो जाएगा, ये इक्वल टू आपका हो गया 0। तो ये सर्किट आप देख चुके हैं, एक एक कर करके आपको सारा बात बता दिए। तो चलिए हम इस सर्किट को समाप्त करते हैं और अब हम लोग निकालने के लिए जाते हैं इक्वेशन थर्ड। तो चलिए 5 मल्टीप्लाई इसको कीजिएगा, यहाँ से देखिए 5I माइनस 5I1 प्लस 10I माइनस 10I1, हाँ 10I, अब माइनस प्लस माइनस माइनस 10I1 प्लस 10I2 प्लस 10I इक्वल टू 0। रूल वही है, I1 को पहले लिखिए, फिर I2 को लिखिए, फिर I को लिखिए, लेकिन यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है इसलिए ये आपका 0 नहीं होगा, 10 के बराबर होगा, क्योंकि धारा और प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। कब होगा? यदि परिपथ में बैटरी लगा होगा। तो आपको देख रहे हैं ना, नीचे वाले में एक बैटरी लगा हुआ है 10 वोल्ट का, तो ये 10 वोल्ट के बराबर होता है। तो ठीक है, चलिए यहाँ देखिए ध्यान से। तो अब आपका काम है I1 को एकत्रित करना। तो 10I1 यहाँ नजर आ रहा है, 5I1 यहाँ नजर आ रहा है, और तो कहीं नहीं है, तो ये दोनों मिलकर के हो गया आपका 15I1। इसके बाद I2 को ढूंढिए, I2 बेचारा अकेला है, 10I2, और I जो है इस बार जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है, 10I 20I और प्लस I, तो ये आपका हो गया 25I इक्वल टू 10। 5 यहाँ से भी कॉमन लीजिए, तो माइनस 3I1 प्लस 2I2 प्लस 5I इक्वल टू 10 बाय कुछ नहीं है, अभी तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कर देंगे 3I1 प्लस 2I2 प्लस 5I, और 10/5 ये 5 जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2, और इसको आप मानेंगे इक्वेशन 3। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पहुँच गए इक्वेशन थर्ड तक, और अब आपका 1 2 3 ये 3 इक्वेशन आपका हमने यहाँ पर प्राप्त कर दिया। और अब इसी तीनों इक्वेशन से आपका काम है कि आप यहाँ पर देखें, तो देखिए 3 समीकरण को आप 10th क्लास में भी सोल्व करने के लिए सीख चुके हैं कि अगर 3 इक्वेशन रहे x y z में, तो पहले x को विलुप्त कर दीजिए या y को विलुप्त कर दीजिए, इससे क्या होगा 2 समीकरण बन जाएगा, और 2 चर वाला रैखिक समीकरण से हम फिर आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए और सारा मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो 3 समीकरण को सोल्व करने के लिए बहुत सारा मेथड है, और आपका सिर्फ कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है, बस उसी का पालन कीजिए। अब मैथ के कैलकुलेशन के अनुसार से करिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इक्वेशन थर्ड भी हमारा प्राप्त हो चुका है, और यहाँ पर अब जो है हम लेने के लिए जा रहे हैं, पहले यहाँ पर एकत्रित कर देते हैं तीनों समीकरण को। अब आपको ये समीकरण 3 प्राप्त करने के बाद तीनों को एक साथ लिख लीजिएगा, 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। और इसके बाद माइनस 3I1 प्लस 4I2 प्लस 2I इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 3 में है 3I1 प्लस 2I2 प्लस 5I इक्वल टू 2, ये समीकरण आपका 3 हो गया। इस तरह से आपका तीनों समीकरण तैयार हो जाता है सामने में। और अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सिंपल जोड़ दीजिए। जोड़ने से क्या होगा, I1 खत्म हो जाएगा,
और इस तरह से 2 टर्म में समीकरण आ जाएगा। इसके बाद आप समीकरण 1 और 3 को भी जोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, एक समीकरण और तैयार हो जाएगा, उसमें भी I1 समाप्त हो जाएगा। जब I1 समाप्त हो जाएगा तो फिर I2 और I से आप वैल्यू I2 और I1 का वैल्यू तुरंत निकाल सकते हैं, I2 और I का, सॉरी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को जोड़ देना है, इस समीकरण, चलिए भाई हिंदी में भी लिख लीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0, और सेकेंड में भी है 3I1 प्लस 4I2 प्लस 2I इक्वल टू 0। एक करना है, जोड़ना है। ये तो वहाँ से जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो अब क्या कीजिएगा, 4 प्लस I 4I2 प्लस I2 ये मिल करके हो गया आपका 5I2 और 2I और I मिल करके आपका हो गया यहाँ पे I इक्वल टू 0। क्या करें, इसको समीकरण 4 बनाते हैं। यहाँ तो फिर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग आराम से बनाते चलिए। 5I2 प्लस I इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन 4। तो जैसे हम लोग इसको लिए, यहाँ तक पहले आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसको हम मिटा करके फिर यहाँ पर जो 4 इक्वेशन आया है, फिर 1 और 3 इसको जोड़ देंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए 1 के साथ हम 3 को जोड़ने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं हम, और 1 और 3 को ऐड कीजिए। तो 3I1 प्लस I2 माइनस I इक्वल टू 0, और आपका लास्ट वाला हो गया माइनस 3I1 प्लस 2I2 प्लस 5I इक्वल टू, ये आपका 2 हो गया। ये वाला जोड़ने के बाद कैंसिल हो गया 3I2, अब 5 में 1 घटेगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस 4I इक्वल टू, यहाँ तो आपका चिन्ह भी तो नहीं बदलाया है, 3I2 प्लस 4I इक्वल टू आपका यहाँ पर हो गया 2, और ये समीकरण आपका बन जाता है 5, इक्वेशन नंबर 5 बन गया। तो 3I2 प्लस 4I इक्वल टू ये आपका 2 बन गया। इसको हम समीकरण 5 के नाम से जानेंगे। तो चलिए अब आपको आसान हो गया होगा, 4 और 5 को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरा मिटा रहा हूँ, और समीकरण 4 और 5 को सोल्व कर करके आप I और I2 का वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5I2 प्लस I इक्वल टू 0 और 3I2 प्लस 4I इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 4 और 5 को आप सोल्व कीजिएगा। तो कैसे सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए, या तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, या तो I को हटाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 20I2 प्लस 4I इक्वल टू 0, और ये 5 में आपका कितना हो गया, जौ का त्यों रहने देना है। तो 4I इक्वल टू 2, अब इसको लेस कर दीजिएगा, क्योंकि तब तो ये I टर्म कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो गया। अब 20 में 3 लेस कीजिएगा तो ये आपका कितना हो जाता है, 17I2 इक्वल टू -2, और इस तरह से I2 का वैल्यू आ गया आपका -2/17। ये वैल्यू को पहला प्राथमिकता था हमारा निकालना। तो ये वैल्यू जब निकल जाता है तो I2 का मान समीकरण इक्वेशन 4 में आप पुट कर दीजिए। तो I2 का वैल्यू जैसे पुट कीजिएगा तो I का वैल्यू निकल जाएगा, तो 2 वैल्यू निकल जाएगा। फिर I2 और I का वैल्यू निकलने के बाद इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, और इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू को पुट कीजिएगा तो इस तरह से हमारा सारा वैल्यू निकल करके तैयार हो जाएगा। लेकिन एक एक कर करके आप देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि I2 का मान इक्वेशन फर्स्ट में यानी इक्वेशन 4 में पुट करते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप पहले नोट कीजिए, और इसके बाद हम देखते हैं I2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन 4 में। तो चलिए इक्वेशन 4 में पुटिंग value I2 in equation 4 में पुट कीजिए 5 I2 का वैल्यू -2/17 प्लस I इक्वल टू 0। अब देखिए इससे हमारा I का वैल्यू निकल जाएगा। तो -10/17
10/17 प्लस आई इक्वल टू 0। इस तरह से आई का वैल्यू निकल जाएगा 10/17 एम्पियर। ये आई का वैल्यू निकल गया। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकल गया I2 का भी, और इस तरह से यहाँ पर आपका, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या क्या मैंने वैल्यू निकाला। I2 का वैल्यू हमने निकाल चुका, कितना, -2/17। और उसके बाद आपका I का वैल्यू निकल गया 10/17 एम्पियर। ये दो वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब जो है आपका इक्वेशन फर्स्ट जो है, इस इक्वेशन फर्स्ट में ये दोनों वैल्यू को आपको पुट करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट तो हम गायब कर दिए हैं, इसलिए आप लोगों के पास तो है लिखा हुआ इक्वेशन फर्स्ट। तो हम एक बार फिर से चेक करके इक्वेशन फर्स्ट आपको बता देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है, तो 10I1 और प्लस में कितना है 5I2, और इसके बाद -5 × I माइनस I1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट था। तो 10I1 और प्लस ये कितना 5I2 माइनस 5I प्लस 5I1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट हमको निकालने का जरूरत पड़ गया, क्योंकि हम तो गायब कर दिए, इसलिए आपके पास लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट I2 और I1 का वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। 10I1 प्लस ये आपका 5I2, तो आप पहले एकत्रित कर लीजिए सारे को, I1 को एकत्रित कीजिए। तो 10I1 प्लस 5I1, इसको मिलाकर के 15I1, और प्लस ये हो गया आपका 5I2 और -5I इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लीजिएगा तो 3I1 प्लस ये हो गया आपका I2 और माइनस I इक्वल टू 0, क्योंकि 5 इसमें से और तो कुछ नहीं है। 10I1 प्लस 5I2, उसके बाद -5I माइनस I1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसका चलिए, तो इसी में आपको वैल्यू पुट करना है I2 और I का। तो यहाँ पर जो है इस सबका कोई काम नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू I एंड I2 put the value putting the value of I2 and I in equation फर्स्ट। तो देखिए सामने में है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 3 और I1 का मान हमें नहीं पता, तो I1 निकालना है, और I2 का वैल्यू हो गया आपका -2/17, और I का वैल्यू है 10/17 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखिए 3I1 प्लस माइनस माइनस 2/17 माइनस 10/17 इक्वल टू 0। तो 3 आपका I1 हो गया, दोनों उधर भेज दीजिए, दोनों प्लस में हो जाएगा 17 प्लस 2/17। इस तरह से 17 एलसीएम हो जाएगा, 10 प्लस 2 ये 12/17 हो जाएगा। लेकिन वैल्यू किसका है, तो 3I1 का वैल्यू है। इस तरह से यहाँ पर आप I1 का वैल्यू निकालेंगे तो 12/17 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ हो जाएगा 4। इस तरह से I1 का वैल्यू निकला आपका 4/17 एम्पियर। तो यहाँ पर हमने I1 का भी वैल्यू फाइंड कर लिया। थोड़ा लेट लगा हमको, इक्वेशन फर्स्ट को पुनः डिराइव करना पड़ा, इसलिए आप लोगों के पास था तो इसके पास आप आसानी से नोट कर सकते थे। हम मिटा देने के बाद हमको दिक्कत आया, तो चलिए कोई बात नहीं है। ये आपका लास्टली हम लोग निकाल ही चुके, I1 का वैल्यू भी हम फाइंड कर लिए। तो I1, I और I2 ये सारा वैल्यू निकालने के बाद अब क्या करना है, अब तो मेरा काम खत्म हो गया है। लेकिन देखिए कैसे काम खत्म कर रहे हैं। अब आपको एक नेटवर्क में प्रत्येक शाखा में करंट आप बता सकते हैं, तो कैसे बताइएगा। तो चलिए पहले मिलते हैं AB से। AB में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो AB का I1 करंट फ्लो होगा, I1 का वैल्यू 4/17 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। एक एक करके आप देखिए, तो शुरू में हम आपको बताए थे उसी को हम फिर से ले रहे हैं। फिर से क्या लेना, आंसर आ जाने के बाद हम आपको ये दिखा रहे हैं कि प्रत्येक शाखा में आप अब बता कैसे सकते हैं। चलिए भाई BD में बताइए, BD इक्वल टू I2। अरे भाई I2 का मान तो सिंपल है, -2/17 एम्पियर। ये भी आपका आंसर है। वीडियो को पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। एक एक करके शुरू से अंत तक देखने का कोशिश कीजिए। चलिए BD का काम भी हमने समाप्त किया, BD। उसके बाद आपको क्या लेने का इच्छा करता है, BC। लीजिए BC का वैल्यू I1 माइनस I2। अरे भाई आपको इसका भी मान बोले थे याद करने के लिए, तो I1 का वैल्यू देखिए 4/17
17 माइनस I2 का मान, अरे भाई यहाँ -2 है, -2 प्लस हो जाएगा आपका। चलिए इसको पहले घेर देते हैं, उसके बाद 4/17 प्लस 2/17, तो इस तरह से आपका 17 हो गया, 4 प्लस 2 और ये 6/17 एम्पियर हो जाता है। तो BC में इस तरह से आप करंट को फॉलो कर दीजिएगा। BC का भी आपका वैल्यू निकल गया। तो चलिए यहाँ तक आप नोट कीजिए, BC में भी करंट, BC का भी वैल्यू एक बार देख लेते हैं। BC ये है आपका I1 में I2 को लेस कर दीजिएगा। I1 का वैल्यू हमने निकाल चुका है 4/17 और I2 का वैल्यू -2/17, इसको सोल्व कर दीजिए। और चलिए सोल्व करने का तरीका तो आप लोगों को पहले से पता ही है। तो चलिए अब जो है हम लोगों का काम, BC का भी काम हो चुका है, अब आप AD का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आपको AD का वैल्यू निकालने के लिए आपको बता रहे हैं। एक बार तीनों निकल जाने के बाद फिर आपसे कहीं इसका भी पूछे आप उसको बता सकते हैं। चलिए AD का वैल्यू है I माइनस I1, तो I माइनस I1 है, तो आप क्या करेंगे, I का वैल्यू आपके पास है 10/17 और I1 का वैल्यू है 4/17। तो चलिए तो 17 हो गया, 10 माइनस 4, तो ये 6/17 हो गया एम्पियर, 6/17 एम्पियर, ये भी आपका आंसर हो गया AD में। इस बार I में I1 को लेस किया, तो I आपका 10/17 है और माइनस जो है I1 आपका हो गया आपका 4/17, तो कर दिए। तो 10 में 4 लेस 6/17। चलिए AD का वैल्यू निकल गया। आप अब BC निकाल सकते हैं। BC का वैल्यू थोड़ा सा लंबा है, I माइनस I1 प्लस I2। अरे भाई चलिए कोई बात नहीं, हमको तो तीनों वैल्यू पता ही है, तो निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए I का वैल्यू कितना हो गया 10/17 माइनस I1 का वैल्यू 4/17 प्लस I2 है, तो प्लस लिख करके I2 का लिखेगा तो कितना लिखिएगा -2/17, 10/17 माइनस 4/17 माइनस 2/17, इस तरह से आपका 17 LCM में आ गया और यहाँ पर हो गया 10 माइनस 4 माइनस 2, तो इस तरह आपका हो गया 10 माइनस 6/17, तो ये हो जाएगा आपका 4/17 एम्पियर आंसर। ये आपका DC में करंट का फ्लो होगा। तो DC में करंट का भी फ्लो हो गया। और एक लास्ट में आपका जो बचता है, आपका एक और बताए थे कि ये जो परिपथ है CEFI में कितना करंट, तो भाई इसमें तो I ही फ्लो हो रहा है, तो I का वैल्यू तो पता ही है 10/17 एम्पियर, तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम परिपथ के प्रत्येक शाखा में करंट का सप्लाई हमने एक एक नेटवर्क में हमने निकाला। इसको आप संपूर्ण देखिए और एक एक बात को समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप अब तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट में लिख करके आप भेजिए। और दिक्कत नहीं होने के बावजूद भी हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आप कमेंट को लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।